हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम कि नई शिक्षा नीति में क्या चीज़ है, वो क्या दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मोदी साहब के आदेश हैं, आपको लागू करनी है। वाइस चांसलर बड़ी तेज़ी के साथ लगे हुए हैं इसको लागू करने में। जब ग्रांट का मसला आता है तो वाइस चांसलर एसोसिएशन को ये कहते हैं, यार हमारी ग्रांट रिलीज करवा दो सरकार से। मोदी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए अडानी साहब की यूनिवर्सिटी को दे दिए। जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आई उसको बनाने के लिए केंद्र की सरकार पैसे दे रही है, और जो हरियाणा की एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है वो ग्रांट के नाम पे लोन ले रही है। सरकार उनको कहती है आपकी ग्रांट बंद, आप हमसे लोन ले लो। जो अमेठी है, पारुल यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, ये कितना काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में सर? उनके तो फेवर में है, उनके फेवर में है ये, उनका हमें भी मालूम है। NIRF रैंकिंग वो लोग करवाते हैं, NAC रैंकिंग करवाते हैं, किस तरह से वो करवाते हैं। सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। गरीब आदमी के ये पास जाएगी एजुकेशन लग रहा है। गरीब आदमी से आने वाले कुछ समय में एजुकेशन को बिल्कुल विड्रॉ कर देंगे। देश के शिक्षा के ढांचे के खिलाफ है। हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, नई शिक्षा नीति उन परिस्थितियों को पूरा नहीं करती। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से दलित को, महिला को शिक्षा नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर आप देखेंगे UGC पहले बहुत सारी स्कॉलरशिप देती थी, ICSR बहुत सारी स्कॉलरशिप देती थी, वो PhD के लिए भी देती थी, पढ़ाई के लिए भी देती थी। अब UGC में कोई स्कॉलरशिप नहीं है। धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, बजट कम होता जा रहा है लगातार। UGC ने पैसे देने बंद कर दिए। सर ये जो एजुकेशन है इसका जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा? सिर्फ आप एक दिन आते हैं फिर बैठ जाते हैं। हम यहाँ तो एक दिन सरकार को ये दिखाने आए थे कि हम आपकी इस नीति के खिलाफ हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे और इस पे काम करेंगे। और आने वाले समय में 2024 में एक काफ़ी बड़े मूवमेंट के तौर पे आप सरकार कहती है कि जो NEP आया है समय के अनुसार इसकी जरूरत बन गई थी। देखिए, कस्तूरी रंगन जी ने एक कमेटी बनाई। मैं भी ये मानता हूँ कि NEP का जो प्रीएम्बल इन्होंने लिखा हुआ है उससे बढ़िया कोई लिख नहीं सकता। जो NEP का लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई हम एक होलिस्टिक स्टूडेंट पैदा करेंगे, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा ना कि होलिस्टिक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होलिस्टिक स्टूडेंट पैदा करोगे। वो ये कह रहे हैं कि 3,000 से कम के अगर कॉलेज होंगे तो क्लस्टर बनेगा। एक टीचर आज सोशियोलॉजी यहाँ पढ़ाएगा, कल वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाएगा, तीसरे दिन तीसरे कॉलेज में पढ़ाएगा। जो 3,000 से ऊपर के होंगे वो कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज हो जाएंगे। ऑटोनोमस कॉलेज, अपना सिलेबस, अपनी डिग्री, अपनी फीस। पब्लिक फंडेड जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट की ग्रांट है, उससे बच के भागने का एक तरीका है। धनपतियों के हाथ में चली जाएगी एजुकेशन। बिल्कुल चली जाएगी। सरकार का प्रयास ये है NEP में कि इसको प्राइवेटाइज कर दो। क्वालिटी के नाम पे इसका प्राइवेटाइजेशन वो लोग करना चाहते हैं। आम जनता को ये कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आएगी, कैसे आएगी? प्राइवेट सेक्टर देगा। हरियाणा के हिसार शहर से आए हैं। क्या क्या मांग लेकर के आए हैं? सर हम टीचर्स की सारी जितनी भी ज़रूरी मांगे हैं उन सबको लेकर आए हैं, जिनमें NEP 2020 का सही तरीके से पालन करना या इसकी जो भी गैर जरूरी बातें हैं उनको हटाना, और OPS की मेन मांग को लेकर यहाँ आए हैं। हम लोग तो हरियाणा से आए हैं। हम सब लोग AI फैक्टो के मेंबर हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। AI फैक्टो JFME के साथ मिल के ये धरना ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस धरने का जो पर्पज़ है वो है रोल बैक NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई कोरोना टाइम में। उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ना शिक्षा बचेगी, ना विद्यार्थी बचेंगे, ना टीचर्स बचेंगे। तो AI फैक्टो ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये डिसाइड किया कि हम लोग इसका विरोध करें, इस एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि ये ना शिक्षक के फेवर में है, ना विद्यार्थी के फेवर में है, ना सोसाइटी के फेवर में है। इसलिए आज का जो धरना है AI फैक्टो और JFME ने जॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। जन आंदोलन, JFME और AI फैक्टो इस धरने के बाद अपने अपने प्रांत में जाएंगे लोग, और वहाँ छोटी मीटिंग्स करने का प्लान हुआ है। जैसे हरियाणा में हमने 3 सितंबर को रोहतक में एक मीटिंग की थी, जिसमें सभी संगठन थे, विद्यार्थियों के भी, स्कूल टीचर्स के भी, हायर सेकेंडरी टीचर्स के भी, कॉलेज टीचर्स के भी, सब लोग वहाँ पे थे। और वहाँ पे ये तय हुआ कि स्कूल टीचर्स अपने स्कूल में जाएं, अपने गांव में जाएं इस बात को लेके, कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाएं, वहाँ विद्यार्थियों को भी बताएं और टीचर्स को भी बताएं। लेकिन सर हरियाणा में तो जो स्कूल बेचे जा रहे हैं, सरकारी निजीकरण किया जा रहा है एजुकेशन का हरियाणा में, इसीलिए तो हम इसका विरोध कर रहे हैं।
हरियाणा सरकार देश की पहली सरकार है जो 2025 तक इस एनईपी को इम्प्लीमेंट करने पे उतारू है, बिना किसी तैयारी के। उसका एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन का एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है स्कूलों का रैशनलाइजेशन करना। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम है वहाँ पे टीचर्स का रैशनलाइजेशन करके, और उन्होंने 3800 पोस्ट स्कूल में से ख़त्म ही कर दी हैं कि ये पोस्ट ही नहीं बची हुई हैं। तो जो वैकेंट पोस्ट, बच्चे नहीं हरियाणा में पढ़ने के लिए बच्चे हैं, लेकिन हरियाणा में उन्होंने एक साथ में चिराग योजना लागू की हुई है। अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार 1500 रुपये देगी फीस के प्राइवेट स्कूल को, सरकारी स्कूल में आओगे तो सरकार पैसे लेगी फीस के। उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हुए हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल की फ़ीस ज़्यादा रखी हुई है जो बाकी स्कूल हैं। तो हरियाणा सरकार बहुत दोगली नीति पे चल रही है कि प्राइवेट में जाओगे सरकार पैसे देगी, सरकारी में आओगे तो विद्यार्थी पैसे देगा। तो एजुकेशन चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। तो पब्लिक स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे क्वालिफाइड ऐसा मिल रहा है ना अभी तो बच्चों को नहीं, प्राइवेट स्कूल से तो मिल रहे हैं ना। प्राइवेट स्कूल 1500 रुपये दे रही है प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल को मिल रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा। बच्चे को नहीं दे रहे, वो प्राइवेट स्कूल को दे रहे हैं, बच्चे को नहीं दे रहे वो पैसा। केवल 2 सेक्शन होंगे, एक जो वंचित लोग हैं वो 10वीं 12वीं तक पढ़ेंगे, और जो हायर एजुकेशन है वो इलीट क्लास के पास चली जाएगी, इलीट यूनिवर्सिटी में। हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस जाके पता करो कितनी फ़ीस है, लाखों रुपए लेते हैं वो एक सेमेस्टर की फ़ीस के। कितने विद्यार्थी हैं जो लाख रुपए हरियाणा में फ़ीस दे देगा हायर एजुकेशन के लिए? हम लोग पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए, पब्लिक कॉलेज में पढ़ के आए, आज हम लोग प्रोफेसर हैं। तो ये फैसिलिटी आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के कितने विद्यार्थी अवेल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आम है। आदमी कैसे जुड़ेगा इस आंदोलन से? आम आदमी सर, आम आदमी का बच्चा जब एजुकेशन से बाहर निकलता चला जाएगा तो आम आदमी को इस आंदोलन से जुड़ना ही पड़ेगा, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। या तो अपने बच्चे को ना पढ़ाए या इस आंदोलन से जुड़े। अगर उसको अपने बच्चे को शिक्षा देनी है तो इस आंदोलन से जुड़ना उसकी मजबूरी हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ये नया भारत है, नया संविधान भी आएगा, नई एजुकेशन आ रही है। वो तो ठीक है, एक डिक्टेटर आदमी कुछ भी लेके आएगा, वो अपने नाम से लेके आएगा सारी चीज़ें। भाई पहले प्लानिंग कमीशन होता था, प्लान बनाते थे हिंदुस्तान में, पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें क्या बीमारी थी, लेकिन मोदी साहब को पसंद नहीं थी, वो एक नई चीज़ लेके आए, नीति आयोग बन गया। किताबों में लिखा जाएगा ना नीति आयोग किसके समय में बना, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे उनके समय। आप हिस्ट्री को रीराइट करने का प्रयास कर रहे हैं एक अलग तरह से। तो जो डिक्टेटर है उसकी ये टेंडेंसीज होती हैं। कौन है डिक्टेटर? इसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सवाल ही बेईमानी कर दिया। वोट तो सर आप ही दे रहे हैं, शिक्षक संघ वोट देते हैं, सरकार में सपोर्ट करते हैं वो। हम नहीं तो कोई और दे रहा है, वोट तो दे ही रहे हैं। देखिए जो जागरूक लोग हैं, जिनको नीतियों के बारे में अब स्पष्ट हो गया है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में विद्यार्थियों को काम नहीं मिल रहा। हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो हमें ये पता था कि मैं एमए या एमकॉम या एमएससी करके मैं कहाँ रोज़गार पे जाऊंगा। आज किसी विद्यार्थी को ये नहीं मालूम कि वो एजुकेशन क्यों ले रहा है और वो कहाँ जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में भी यही है, इवन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। डीयू का अगर आप हाल देखेंगे तो डीयू का सिलेक्शन प्रोसेस ही बदल दिया। जब तक उनके टीचर भर्ती नहीं होते तब तक स्क्रीनिंग कमेटी बढ़ती चली जाती है। वो 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 100 पे भी पहुंच जाएगी। अगर उनका चहेता आ गया लिस्ट में तो लिस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। हमें बदलाव से कभी कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं कि डायनामिज़म है, नेचर में ही डायनामिज़म है। हम बदलाव चाहते हैं अच्छे के लिए हो, बदलाव ऐसा हो कि आप अपने बजट का 10% एजुकेशन पे खर्च करो, जो अभी 1.5%, 2% कर रहे हो। NEP 2020 को बिना 10% के लागू ही नहीं कर सकते, जो इसके प्रोविजंस हैं। अगर 10% बजट का आपने नहीं खर्च किया, आप इसको लागू ही नहीं कर सकते। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठा रहे हैं? सब बोल रहे हैं। अब NEP जिस तरह से आई, पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं, बोलेगा कौन कहाँ पे। आपने कैबिनेट अप्रूवल के साथ, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। वो तो भारत का नाम भारत कर रहे हैं, इंडिया भी खत्म कर रहे हैं। अब तो कुछ भी कर सकते हैं, राज है। तेरा इंडिया जो शब्द है गुलामी का वर्ड है। बिल्कुल, उनको ये नहीं मालूम कि इंडिया जो वर्ड ये आया कहाँ से है। हेरोडस ने 443 BC में नक्शा बनाया था।
और उस नक्शे में इंडस रिवर थी। उस इंडस रिवर के साथ में जो था उसको इसने इंडिया नाम दिया। आज से 250 साल पहले, 2500 साल पहले इंडस रिवर के नाम इंडिया नाम पड़ा, ना कि अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया। ये तो एक प्रचार का तरीका है। भारत क्या है, सीधा हिंदुस्तान ही रख लो ना, थोड़े दिन बाद हिंदुस्तान रखना पड़ेगा। जब आप इंडिया से, संविधान में हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज भारत है। तो भारत कहाँ है? संविधान तो मांग कर रहे हो। संविधान में तो भारत ही नहीं है। मैं यही कह रहा इंडिया दैट इज भारत है संविधान में। हूँ, इंडिया दैट इज भारत हो ही नहीं सकता। आपने प्रेमबल नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ठीक है। दैट इज भारत, दैट इज कुछ होता ही नहीं, दैट इज कुछ नहीं होता। दोनों नाम है उसके अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने रखना है तो तीसरा ही रख लो। अगर दोनों नाम हैं तो ये चर्चा किस लिए है कि भारत नाम रखने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत। ये जो आप आंदोलन जो कर रहे हैं, प्रियम्बल में नाम है दैट इज भारत है, तो 2/3 बहुमत किस लिए चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में भारत लिखने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही है। तो उसको बदलने चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इस पूरे आंदोलन का 24 में? हम प्रयास करेंगे, हम जनता को समझाएंगे। असर तो जनता की बात है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि लोगों को ये समझा पाएँ कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो तो NEP 2020 का विरोध करो।